आप सुन रहे हैं नव भारत गोल्ड। जब खुशी से पागल हो गए बांग्लादेशी। 16 दिसंबर को जनरल नियाजी के नाम पत्र भेजा गया, जिसका मजमून यही था कि यदि आप अपनी कुशलता चाहते हैं तो आत्मसमर्पण कर दें। धर्मवीर भारती के 71 युद्ध के आंखों देखा हाल के अंतिम भाग में जानिए ढाका की मुक्ति गाथा। इसे उन्होंने ब्रिगेडियर क्लेर के शब्दों में पेश किया है। ढाका की ओर से भारतीय सेनाओं का बढ़ावा यद्यपि 3 दिशाओं से हुआ था, किंतु पूर्व और पश्चिम की ओर से आने वाली सेनाओं का मुख्य कार्य दुश्मन को उलझाए रखना और भरमाना था कि न जाने किस दिशा से ढाका पर निर्णायक आक्रमण होगा। उन दोनों दिशाओं में बड़ी बड़ी नदियों के कारण पूरा साज सामान लेकर नए पुल बनाकर उन्हें पार करना अपेक्षाकृत कठिन काम था। अतः पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ढाका पर अधिकार करने की जिम्मेदारी उत्तर से आने वाली हमारी सेना पर ही थी। जमालपुर को जीतते समय हमने ब्रह्मपुत्र को पार कर लिया था। अब हमारी राह में कुछ छोटी छोटी नदियां भर थीं, जिन्हें पार करना अधिक कठिन न था। 12 दिसंबर को सुबह हम लोगों ने ढाका की ओर कूच किया। जमालपुर से टंगाइल के पास मैमन सिंह और जमालपुर के भागे हुए पाक फौजी जमा होकर अपने पुनर्गठन का प्रयास कर रहे थे। हमने उन्हें इसका मौका दिए बिना घेर लिया। जमकर लड़ाई हुई। करीब 300 पाक सिपाही लड़ाई में मारे गए। हमने उनके हैवी मोर्टार्स और सारे वाहन पकड़ लिए। हम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। पैराड्रॉपों के द्वारा हमने टंगाइल के पास करीब 600 जवान उतार दिए थे। शाम के 4 बजे तक की फौज को साधारण नौकाओं से पार किया गया। इस काम में मुक्ति वाहिनी ने हमारी पूरी मदद की। हमारे यातायात के साधन पीछे छूट गए थे। कादिर सिद्दीकी के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी ने हमारे लिए उस इलाके के सारे वाहन जुटा दिए। 20 बसें थीं, बहुत से रिक्शे थे। बाद में बाकी लोग पैदल ही चले। रात के 8:30 बजे हम लोग कलियाकार पहुंचे। रास्ते में मिर्जापुर में एक हल्की सी मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। दूसरे दिन 13 दिसंबर को हमने फिर आगे बढ़ना शुरू किया। हमें पता चला कि कुछ दूरी पर पाकिस्तानी अधिकारियों का पड़ाव है। हमने अचानक उन्हें घेरकर चकित कर दिया। बिना लड़े ही उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि बंदियों में ब्रिगेडियर कादिर भी थे, जो मेरे विरुद्ध पाकिस्तानी फौजों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके अलावा 6 अफसर और 26 अन्य सैनिक थे। हम आगे बढ़ते गए। एक छोटी सी तुरंग नदी पड़ी। उस पार दुश्मन के टैंक थे, किंतु हम लोगों ने अपने रॉकेट लॉन्चरों के द्वारा उन्हें बेकार कर दिया। हमने ढाका को कई तरफ से घेरने की योजना बनाई और धीरे धीरे अपना बढ़ाव जारी रखा। इस बीच हम लोग दुश्मन के पास आत्मसमर्पण करने के संदेश लगातार भेजते रहे। 14 और 15 को अपना शिकंजा हम मजबूत करते रहे। हमने मिर्जापुर पुल पर कब्जा कर लिया। अब हम लोग ढाका के मुफस्सिल में पहुंच चुके थे, पर हम चाहते थे कि खून खराबा कम से कम हो। इसलिए दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए हम लोगों ने ढाका की छावनी, हवाई अड्डे और गवर्नर हाउस पर बमबारी करनी शुरू कर दी। मैं वायुसेना को बधाई देना चाहता हूं। हमारे हवाबाजों ने बड़ी मुस्तैदी और सटीक निशानेबाजी का प्रमाण दिया। हमारे हवाई हमलों से घबराकर न केवल गवर्नर डॉक्टर मलिक ने इस्तीफा दे दिया, बल्कि पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारियों में भी निराशा व्याप गई। वो भीतर भीतर समझ गए थे कि लड़ाई में उनकी हार तो निश्चित है ही। युद्ध करने पर बड़ी संख्या में उनकी फौज को हताहत होना पड़ेगा। असल में हमने दुश्मन को 5 अलग जगहों से चाप कर उसे बिल्कुल बौखला दिया था। हमारी जितनी शक्ति थी उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली होने का आभास हमारी व्यूह रचना के कारण दुश्मन को होता रहा। अपनी पूरी तैयारी कर लेने के बाद हमने 16 तारीख को दुश्मन को अल्टीमेटम भेजने का निश्चय किया। मेजर जनरल नागरा ब्रिगेडियर संत सिंह को लेकर मीरपुर पुल पर गए। वहां से उन्होंने अपने 2 अफसरों के हाथों लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नाम पत्र भेजा, जिसका मजमून यही था कि मैं अपनी फौज के साथ यहां तक आ पहुंचा हूं। यदि आप अपनी कुशल चाहते हैं तो आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण कर देने के बाद आपकी और आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
हमारे दोनों अफसर सफेद झंडा लेकर उस पार गए। उस ओर मेजर जनरल जमशेद ने उनका स्वागत किया। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया और मेजर जनरल जमशेद को हमसे मिलने भेजा। उनकी गाड़ी को आता देखकर हम समझ गए कि पाकिस्तानी फौज ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया है। मेजर जनरल नागरा मुझे और ब्रिगेडियर संत सिंह को लेकर उनका स्वागत करने के लिए पैदल आगे बढ़े। हम लोगों के पास कोई हथियार नहीं था। हमारे साथ मुक्ति सेना के हमारे सहयोगी कादिर सिद्दीकी भी थे। हमने मेजर जनरल जमशेद की गाड़ी पर मेजर जनरल नागरा का झंडा लगा दिया। ब्रिगेडियर संत सिंह ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया। दोनों तरफ पाकिस्तानी सिपाहियों की सशस्त्र कतारों के बीच से हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। वो लोग भौचक्के से हम लोगों को देखते रहे। आगे की ओर मेजर जनरल नागरा, मैं और ब्रिगेडियर संत सिंह थे। मेजर जनरल जमशेद के साथ मुक्ति योद्धाओं का नेता कादिर सिद्दीकी गौरव के साथ पीछे बैठा हुआ था। हम उनके हेडक्वार्टर पहुंचे। जनरल नियाजी अपने रक्षा बंकर में छिपे हुए थे। उन्हें संवाद दिया गया। वो 11:05 पर वहां पहुंचे। मेजर जनरल नागरा और लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी पूर्व परिचित थे। वो दोनों गले मिले। नियाजी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने हम लोगों से और कादिर सिद्दीकी से हाथ मिलाया। पराजित पाकिस्तानी सेना के सर्वोच्च सेनापति से हाथ मिलाते समय कादिर सिद्दीकी ने मुक्ति सेना का प्रतिनिधित्व किया और इस प्रकार आत्मसमर्पण की पहली रस्म पूरी हुई। फिर तो कलकत्ता से मेजर जनरल जैकब आए और 4 बजे के करीब आत्मसमर्पण के पत्र पर विधिवत हस्ताक्षर हुए। इस बीच आत्मसमर्पण की खबर ढाका में चारों ओर फैल गई। जनता खुशी के मारे नाच उठी। हमें खबर लगी कि इंटरकॉन्टिनेंट होटल के इर्द गिर्द बहुत भीड़ जमा हो गई है। मेजर जनरल नागरा ने मुझे वहां भेजा। मेरा ड्राइवर पाकिस्तानी ही था। भीड़ ने उसे घेर लिया, पर मेरे कहने पर किसी ने उसे छुआ तक नहीं। असल में भीड़ खुशी मनाने वालों की थी। हमला करने का उसका इरादा कतई नहीं था। लोग मुझसे हाथ मिलाने के लिए, मुझसे गले मिलने के लिए बेताब थे। उनका प्रेम ज्यादा उमड़ा तो उन्होंने मुझे कंधों पर उठा लिया। जय बांग्ला, जय हिंद के नारे गूंज रहे थे। यादगार के बतौर उन लोगों ने मुझसे मेरे फौजी अलंकरण मांगने शुरू किए और फिर तो जिसके हाथ में जो लगा उसने वो ले लिया। मैंने दोनों हाथों से अपनी पगड़ी दबा रखी थी और कहता जा रहा था कि भाइयों, इसको बख्श दो। पागलपन की सीमा तक पहुंचा हुआ इतना प्रेम, इतनी खुशी, इतना उत्साह इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ढाका की आजादी बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध की सबसे बड़ी घटना है, इसमें कोई संदेह नहीं।